Hello students, so in this lecture we are going to talk about a very important mechanism that is known as the antigen presenting cells. ठीक है, so आपको अभी एंटीबॉडी एंटीजन के बारे में पता चल चुका है. तो आज के लेक्चर में अपन ये बात करेंगे उन सेल्स के बारे में बात करेंगे जो क्या करते हैं, एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं. किसके सामने? बी सेल्स के सामने, टी सेल्स के सामने. ठीक है, आपने पढ़ा था कि जो स्प्लीन होती है इट्स ऑल्सो नोन एज दी कॉन्फ्रेंस रूम, जहाँ पे क्या किया जाता है, जहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा कि एंटीजन को क्या ट्रीटमेंट दी जाएगी. ठीक है, सो जो एपीसीज होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, they present the antigen in front of the B cells and the T cells, and the B cells and the T cells they act accordingly. ठीक है, so APC, which is also known as the antigen presenting cells. Antigen presenting cell, जिसके एग्जाम्पल में अगर मैं लिखूं तो आई कैन पुट डाउन द मैक्रोफेज. मैक्रोफेज को लिख सकते हैं एंड बी सेल्स को लिख सकते हैं. ठीक है, तो जैसे नाम है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मतलब वो सेल्स जो एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे. किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, किसके सामने प्रेजेंट करेंगे, ये मैंने बता दिया, बी सेल और टी सेल के सामने प्रेजेंट करेंगे. बट प्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा, तो the process of antigen presentation by APC. APC is antigen presenting cells. तो जो फर्स्ट स्टेप परफॉर्म किया जाएगा बाय APC, antigen presenting cell, that is ingestion of antigen. क्या किया जाएगा? इंजेक्शन ऑफ एंटीजन किया जाएगा. एपीसीज क्या करेंगे, एंटीजन को इंजेस्ट कर लेंगे, अपने अंदर एंगल्फ कर लेंगे, और फिर क्या होगा, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ एंटीजन. इंजेस्ट करने के बाद जो भी एंटीजन है, बैक्टीरिया है, जो भी है, उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा. सो ब्रेकिंग ऑफ एंटीजन इनटू पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, और जो ये पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स बने हैं, एंटीजन जब टूट गया है, उसके जो पीसेस बने हैं, वो पीसेस क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू फ्यूजन ऑफ पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स विथ फ्यूजन ऑफ पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, एंटीजन पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स आप बोल सकते हो, टू MHC. MHC is major histocompatibility complex proteins. क्या नाम है? Major histocompatibility complex. ठीक है, so fusion of peptide fragments with the MHC proteins, okay, with the MHC proteins and presentation of that peptide fragments on the surface of the antigen presenting cell. लिखेंगे, तो लिख देता हूं, fusion of peptide fragments with MHC proteins and the MHC proteins present them on surface
ऑफ या फिर ऑन मेम्ब्रेन सरफेस और दी मेम्ब्रेन ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, समझ में आ गया। तो जो भी एंटीजन है उस एंटीजन को पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करेगा, एंगल्फ कर लेगा, उसको पीसेस में तोड़ देगा और फिर वो जो पीसेस हो गए एंटीजन के वो बाइंड करेंगे प्रोटीन्स के साथ। एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसका नाम क्या लिखा है मैंने, आई हैव रिटन इट एज द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स के साथ बाइंड करेंगे और ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, उनको सेल की सरफेस के ऊपर, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो दैट the B cells and the T cells can identify them and can act accordingly। ठीक है, is it clear? For example, अगर मेरे घर में कोई चोर आ जाता है तो मुझे घर के अंदर है तो बाहर के लोगों को तो पता नहीं चलेगा ना कि चोर अंदर है, बट मुझे अगर बाहर के लोगों को बताना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चोर को पकड़ना पड़ेगा और पकड़ के बाहर ले जाना पड़ेगा घर के बाहर, सो दैट द अदर पीपल कैन हैव लुक कि ये चोर है, तो वो लोग रिएक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट आई नीड टू कैच द थीफ एंड टेक इट आउट ऑफ द हाउस। तो उसी तरीके से जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन से क्या करेंगे, एंटीजन के फ्रेगमेंट्स को पकड़ेंगे और सेल के बाहर ले जाके रख देंगे, सो दैट दी बी सेल्स एंड द टी सेल्स कैन आइडेंटिफाई एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप इंजेक्शन हो गया, सेकंड ब्रेकिंग हो गया, थर्ड फ्यूजन ऑफ द पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स विद द प्रोटीन्स एंड देन द एमएचसी प्रोटीन्स वुड प्रेजेंट देम ऑन द सरफेस और द मेम्ब्रेन ऑफ द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं किस तरीके से हो रहा है। So I hope ये steps clear है। Now let's say there is a APC, antigen presenting cell, मैक्रोफेज ले लेते हैं, ये एक मैक्रोफेज है। ठीक है, और ये मैक्रोफेज आता है कांटेक्ट में किसके, एंटीजन के कांटेक्ट में, बैक्टीरिया के कांटेक्ट में या कोई भी पैथोजन के कांटेक्ट में आता है। लेट्स से दिस इज अ पैथोजन, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन कि ये क्या है, एक पैथोजन है। ठीक है, तो ये जो मैक्रोफेज है क्या करेगा, पैथोजन को एंगल्फ कर लेगा। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू गेट इन, ये अंदर की तरफ आ जाएगा और मैक्रोफेज क्या करेगा, फिर उसके पीसेस कर देगा, जो मैंने लिखा था तोड़ दिया जाएगा, फ्रेगमेंट्स बना दिए जाएंगे। तो मैं आज दिखाते हैं अपन, मैक्रोफेज के अंदर इंजेक्शन होने के बाद मैक्रोफेज क्या करेगा, इसके टुकड़े कर देगा, पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स बनाएगा, टुकड़े टुकड़े हो गए। ठीक है, किसके टुकड़े हुए, दिस इज एन एंटीजन, दिस इज एंटीजन। ठीक है, तो उसके पीसेस हो गए। अब पीसेस होने के बाद जो स्पेशल मैंने क्या बताया, वहां पे एक प्रोटीन प्रेजेंट है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स नाम के प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो प्रोटीन्स को अपन दिखाते हैं यहां पे, जैसे दिस आर दी प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, ये प्रोटीन्स फ्यूज हो जाएंगे जो फ्रेगमेंट्स थे उनके साथ। ठीक है, और फ्यूज होने के बाद ये इन फ्रेगमेंट्स को लेके आ जाएंगे कहां पे, सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर, सो दैट दी बी सेल्स एंड द टी सेल्स कैन आइडेंटिफाई देम। सो नाउ ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, मैक्रोफेज है, वो किस तरीके से दिखेगा, सो इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। ये सेल है और सेल की सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट है। और वो किसको पकड़ के रखा है, उसने एंटीजन के फ्रेगमेंट्स को पकड़ के रखा हुआ और सेल की मेम्ब्रेन के बाहर उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या चीज हो गई, दिस आर एंटीजन पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स, है ना, दिस वाज एंटीजन, एंटीजन को तोड़ दिया गया ना, तो एंटीजन पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स बना। और ये क्या चीज है, दिस इज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, जो क्या कर रहे हैं, उनको एपीसी के बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये एक स्टेप हो गया कि किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। पहले तोड़ा जाएगा, उसके फ्रेगमेंट्स बनाए जाएंगे, फिर फ्यूजन होगा किसके साथ, प्रोटीन के साथ, पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स का, और फिर ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, उनको सरफेस के ऊपर, सेल की सरफेस के ऊपर लेके आ जाएंगे, सो दैट द बी सेल्स एंड द टी सेल्स कैन आइडेंटिफाई एंड कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, सिंपल एंड इजी, डन। सो ओके, तो यहां पे मैक्रोफेज हो गया, मैक्रोफेज के अलावा यहां पे बी सेल्स भी हो सकते हैं। नाउ ये जो प्रोटीन है, मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, इसके फॉर्मेशन के लिए ऑब्वियसली प्रोटीन रिक्वायर्स जीन्स। तो जीन्स कहां पे लोकेटेड है, तो यहां पे मेंशन करूंगा, आई एम रबिंग दिस डाउन, इस डायग्राम को अपन रखते हैं। For the formation of these proteins, there are genes, and that genes are located on chromosome number 6. जो क्रोमोसोम नंबर 6 है, it consists of genes. वो जीन्स का नाम क्या है, that is known as the major histocompatibility complex genes. Major histocompatibility genes है ना, कहां पे लोकेटेड है, दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 6। ठीक है, और ये जीन्स क्या बनाते हैं, दे मेक द प्रोटीन, मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। ठीक है, सो नाउ यू हैव द लोकेशन ऑल्सो, कि यार ये जीन्स कहां पे लोकेटेड है, तो ये जीन्स लोकेटेड है क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर, जो क्या करते हैं, एमएचसी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नाउ दिस जीन्स की अगर बात करते हैं, जो सेट ऑफ जीन है दैट इज प्रेजेंट ऑन दी क्रोमोसोम नंबर 6। अब ये जीन जो है एक मदर से आता है, बिकॉज बोथ द पेरेंट्स दे पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बेबी। तो वन ऑफ द जीन दैट इज टेकन फ्रॉम द फादर, अनदर इज टेकन फ्रॉम द मदर। तो मैं लिखता हूं, ओके, I'll write this down now. A set of gene is inherited from individual parent. A set of gene is inherited from individual parent ठीक है, इसीलिए इट इज टर्म्ड एज हैप्लोटाइप। क्या कहा जाता है, इट इज टर्म्ड एज हैप्लोटाइप, क्योंकि one gene is coming from mother, another gene is coming from father. A set of gene actually, a set of gene, one set of gene is coming from the father, another set of gene is coming from the mother. ठीक है, नाउ जो मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, in the human beings the major histocompatibility complex MHC, it is also written as HLA. In humans MHC major histocompatibility complex are called as human leukocyte antigen. Human leukocyte antigen, that is HLA, है ना। In humans MHC
major histocompatibility complex are called as human leukocyte antigen. Now MHC की अगर मैं बात करता हूं या फिर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की बात करें तो इसको दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो, MHC1 एंड MHC2. मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स या फिर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की अगर बात करें, सो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू two categories, MHC1 and HLA1 और MHC2 और HLA2. ठीक है. MHC1 की अगर मैं बात करता हूं, बिकॉज MHC2 इज प्रेजेंट विद द मैक्रोफेज. ठीक है, ये किसके पास प्रेजेंट होगा? मैक्रोफेज इसके पास प्रेजेंट होगा. बट MHC1 की अगर मैं बात करता हूं तो MHC1 इज प्रेजेंट ऑन एवरी न्यूक्लिएटेड सेल. ऑलमोस्ट अपनी बॉडी में जितने भी सेल्स उनके पास न्यूक्लियस होता है ना, तो एवरी न्यूक्लिएटेड सेल इज गोइंग टू पोजेस MHC1 रिसेप्टर. MHC1 is present on every nucleated cell present in the body. ठीक है. और जो MHC1 होता है, अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है कि MHC1 जो होता है, जो रिसेप्टर है MHC1, ये किससे इंटरैक्ट करता है? ठीक है, इट इंटरैक्ट्स विद दी CD8+ रिसेप्टर. इसके साथ CD8+ रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट ऑन दी T किलर सेल्स. ठीक है, तो मैं यहां पे बता देता हूं, जो MHC1 है, इट इज प्रेजेंट ऑन एवरी न्यूक्लिएटेड सेल. लेट्स से दिस इज सम न्यूक्लिएटेड सेल. तो उसके पास कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होगा? MHC1 वाला प्रोटीन रिसेप्टर प्रेजेंट होगा. ठीक है, और ये जो MHC1 है, ये स्पेसिफिकली इंटरैक्ट करता है किसके साथ? ये स्पेसिफिकली इंटरैक्ट करता है T किलर सेल के साथ. T किलर सेल. और T किलर सेल के पास जो रिसेप्टर होता है उसकी सरफेस के ऊपर, that receptor is known as CD8+ receptor. CD8+ receptor कहा जाता है. that is cluster of differentiation. CD का फुल फॉर्म क्या है? cluster of differentiation. ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो MHC1 receptor present होता है, which is present on every nucleated cell, that is going to interact with the CD8+ receptor of the T killer cell. अगर मैं बात करता हूं MHC2 की, MHC2 that is present with the macrophages. MHC2 अगर अपन दिखाए, ये उसका रिसेप्टर है MHC2. ठीक है, and in this case it's going to be a macrophage. तो क्या होगा कि ये जो MHC2 है, ये रिएक्ट करता है रिसेप्टर के साथ, दैट इज प्रेजेंट ऑन द T हेल्पर सेल. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है. ये हो गया T हेल्पर सेल. क्या हो गया? T हेल्पर सेल हो गया. और ठीक है, और T हेल्पर सेल का जो रिसेप्टर है, जो बाइंड करता है, इंटरैक्ट करता है MHC2 के साथ, दैट इज नोन एज CD4+. दैट इज नोन एज CD4+. ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो MHC1 वाले रिसेप्टर्स होते हैं, विच इज प्रेजेंट विद एवरी न्यूक्लिएटेड सेल, दे इंटरैक्ट विद द CD8+ receptor of T killer cell, while
the MHC2 receptor that is present with the macrophage, it interacts or react with the CD4 plus receptor that is present on the T helper cell. ठीक है, so this is very important, we need to remember. Done? Clear है? तो जो MHC2 वाले ना, they are present on the macrophage, जैसे मैंने बताया मैक्रोफेज के साथ बी सेल्स, आप बोल सकते हो बी सेल्स के पास प्रेजेंट होगा। ये दोनों कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एपीसी में आते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं CD4 प्लस के साथ, which is present on the T helper cell, while a normal nucleated cell which possesses MHC1 receptor, it interacts with the CD8 plus receptor that is found on the T killer cell. ठीक है, तो T killer cell और T helper cell अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देख रखा है कि ये क्या होते हैं। Okay, so now let's talk about the activation of the acquired immunity. Activation of acquired immunity देख लेते हैं। ठीक है, सो एक्टिवेशन की बात करें ठीक है, सो हाउ the activation process is going to take place. So let's say there is a macrophage. ठीक है, ये मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज के ऊपर क्या है? MHC2 है। ठीक है, और ये MHC2 क्या कर रहे हैं? एंटीजन के फ्रेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से ये सब एंटीजन है, ग्रीन वाले एंटीजन के फ्रेगमेंट्स है एक्चुअली, क्योंकि पहले तो फ्रेगमेंट्स को तोड़ा जाएगा ना, एंटीजन को तोड़ा जाएगा, फिर फ्रेगमेंट्स बनाया जाएगा, और फिर क्या होगा? MHC2 वाला रिसेप्टर किससे बाइंड करता है? टी हेल्पर सेल के साथ बाइंड करता है। तो लेट्स से ये टी हेल्पर सेल है, ठीक है, ये जो टी हेल्पर सेल है, अब क्या होगा? ये दोनों क्या होगा? एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। सो वंस दे इंटरैक्ट, एक्टिवेशन हो जाता है, और जब एक्टिवेशन होता है तो टी हेल्पर सेल दे स्टार्ट सिक्रीटिंग इंटरल्यूकिन। किसको सिक्रीट करते हैं? इंटरल्यूकिन्स को सिक्रीट करते हैं। और ये जो अपना मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज भी क्या करता है? मैक्रोफेज भी सिक्रीट करता है इंटरल्यूकिन्स, और ये इंटरल्यूकिन्स स्टिमुलेट करते हैं टी हेल्पर सेल को टू प्रोड्यूस इंटरल्यूकिन्स। ठीक है, तो ये जो इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस करता है दैट इज नोन एज इंटरल्यूकिन 1। ठीक है, और ये स्टिमुलेट करता है टी हेल्पर सेल को टू प्रोड्यूस मोर इंटरल्यूकिन्स, और जब इंटरल्यूकिन का प्रोडक्शन होता है तो इंटरल्यूकिन्स क्या करते हैं? इंटरल्यूकिन स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। कौन से सेल्स को एक्टिवेट करना है एट द एंड? तो बी सेल्स एंड टी सेल्स को। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो मैं लिखूंगा इट एक्टिवेट्स द बी सेल्स एंड द टी सेल्स। बी सेल्स एंड टी सेल्स। ठीक है, सो फिर से रिपीट करते हैं कि एक बार जो मैक्रोफेज के MHC2 रिसेप्टर्स है, ये MHC2 हो गए ना, दिस आर MHC2 रिसेप्टर्स, बिकॉज मैक्रोफेज के पास MHC2 रिसेप्टर होते हैं, और ये टी हेल्पर सेल के CD8 प्लस CD4 प्लस रिसेप्टर से बाइंड करता है। ठीक है,
तो जब ये बाइंडिंग होती है तो क्या होता है, इंटरल्यूकिन का प्रोडक्शन होता है, मतलब एक्टिवेशन हो चुका है, अब इंटरल्यूकिन का प्रोडक्शन होगा। ये इंटरल्यूकिन क्या करेंगे, ये जाके एक्टिवेट करेंगे किसको, जो मेन सेल्स है, बी सेल्स एंड टी सेल्स व्हिच डील इन दी फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। क्लियर है? ठीक है। सो एक्टिवेशन ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी समझ में आ गया, किस तरीके से आपने बी सेल और टी सेल को एक्टिवेट किया है। डन। सो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दोज आर इंटरल्यूकिन्स जो एक्टिवेट करने में हेल्प कर रहे हैं। डन। द फंक्शन, ये जो सेम प्रोसेस में ये जो बात मैंने बताई है, ये सेम चीज कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द बी सेल्स आल्सो। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, फंक्शन ऑफ रिप्रेजेंटिंग एंटीजन कैन ऑल्सो बी परफॉर्म बाय बी सेल्स। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस बी सेल्स भी कर सकते हैं। आई होप दिस इज डन। तो मैं लिख देता हूं ये पॉइंट, फंक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, फंक्शन of representation of antigen, function of representation of antigen can also be done ठीक है, सिर्फ मैक्रोफेज नहीं कर सकता है, बी सेल्स भी ये चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड नाउ। सो नाउ एक इंटरेस्टिंग बात मैं करूंगा, दैट इज गोइंग टू बी क्लोनल सिलेक्शन। क्या बात करेगा अपन, क्लोनल सिलेक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक से सुनना। ठीक है, तो मैं पहले समझा देता हूं, फिर विल पुट इट इन वर्ड्स। तो क्लोनल सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो अपनी बॉडी के अंदर जो बी सेल्स है और टी सेल्स है, बी सेल्स एंड टी सेल्स है ना। बी सेल का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, बोन मैरो के अंदर हो रहा है। टी सेल का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, बोन मैरो के अंदर हो रहा है। बट टी सेल का डिफरेंशिएशन कहां होता है, थाइमस में होता है। ठीक है, द डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स टेक्स प्लेस इन द थाइमस, while the differentiation of the bone B cells takes place in the bone marrow only. ठीक है, so that is the main difference. तो यहाँ पे अपन लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ this is B cell and this is T cell. तो बोन मैरो के अंदर जब B cells का फॉर्मेशन हो रहा है, the number of B cells are being formed, तो ये जो एक B cell है इससे दूसरे B cells बनाए जाएंगे। तो जो दूसरे B cells बनाए जाते हैं, now this particular B cell is going to have a specific एपिटोप, है ना। इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है, रिसेप्टर है एंटीजन से बाइंड करने के लिए, वो स्पेसिफिक है। मतलब दिस कैन बाइंड टू अ स्पेसिफिक एंटीजन, इट हैज अ स्पेसिफिक एपिटोप। बट जब ये सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं, जब अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, तो व्हाट दे डू इज, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अपनी बॉडी में जब सेल्स बनते हैं तो एक जैसे ही सेल्स बनते हैं। बट इन द केस ऑफ बी सेल, जब नए सेल्स बनेंगे बोन मैरो के अंदर, तो जितने भी नए सेल्स बन रहे हैं, इन सबके पास जो रिसेप्टर है, जो एपिटोप है, टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर एंटीजन इज डिफरेंट, दे आर नॉट हैविंग अ सेम एपिटोप। मतलब जो पेरेंट सेल के पास एपिटोप था, जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीजन को आइडेंटिफाई करता, वो एपिटोप के अलावा दूसरे एपिटोप वाले एंटीबॉडीज भी अवेलेबल है। चलो ये वाला पेरेंट वाला अपन ले लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा देयर आर अनदर सेल्स विथ डिफरेंट एपिटोप्स, दे आर नॉट ऑल सेम। ठीक है, मतलब all of these B cells
हैव द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई डिफरेंट एंटीजन, मतलब ये जिस एंटीजन को आइडेंटिफाई कर सकता है, पकड़ सकता है, उसको ये नहीं पकड़ेगा. सो दिस इज गोइंग टू आइडेंटिफाई सम अदर एंटीजन, this is going to identify some other antigen, this is going to identify some other, and this is going to identify some other antigen. मतलब all of these B cells are not exactly like the parent cell. They are all identifying different antigens. ठीक है? The same goes for the T cell. T cell में भी क्या होगा? जितने भी T cell बनेंगे, let's say यहाँ पे T cell के पास एक स्पेसिफिक एपिटोप था टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एंटीजन, बट जितने भी नए टी सेल्स बन रहे हैं उनके पास जो एपिटोप है या जो एंटीबॉडीज अवेलेबल होगी, दे वुड आइडेंटिफाई डिफरेंट एंटीजन्स. ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको. तो ये पूरा प्रोसेस कहां हो रहा है? बोन मैरो में हो रहा है. ये प्रोसेस कहां पे हो रहा है? थाइमस में हो रहा है. ठीक है, तो यहां पे जो पेरेंटल सेल था, जो पेरेंटल बी सेल था, और वो जिस एंटीजन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, वो सेम एंटीजन को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी नहीं है इनके पास, बट दे हैव द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई डिफरेंट एंटीजन. वन ऑफ देम वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट स्पेसिफिक एंटीजन, बट द रेस्ट ऑफ द अदर वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई another antigens. मतलब जितनी बार ये प्रोलिफरेट करेंगे, जितनी बार ये अपना नंबर बढ़ाते जाएंगे, they would be genetically different, they would have different epitopes, है ना? different epitopes. क्या आपने टर्म दिया था? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स जो थे वो क्या रहेंगे? स्पेसिफिक रहेंगे. ये एक स्पेसिफिक एंटीजन जेनिक डिटर्मिनेंट वाला है, ये एक स्पेसिफिक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट वाला है, इसका एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट अलग है, इसका एपिटोप अलग है. मतलब ऑल ऑफ देम वुड बी आइडेंटिफाइंग डिफरेंट एंटीजेंस. ठीक है, नाउ ये हो गया डेवलप. अब डेवलप होने के बाद दे वुड रीच टू द स्प्लिन. ये स्प्लिन के पास चले जाएंगे या फिर ये चले जाएंगे लिम्फ नोड्स के पास चले जाएंगे. अपनी बात हुई थी कॉन्फ्रेंस रूम जो है, तो लेट्स से ये लिम्फ नोड को मैं कंसिडर करता हूं. ठीक है, अब इस लिम्फ नोड के अंदर, लिम्फ नोड के अंदर क्या है? देयर आर बी सेल्स अवेलेबल एंड देयर आर टी सेल्स अवेलेबल. ठीक है, सो सबका मैं एक एक रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं. इसके पास ये वाला, सो ऑल ऑफ देम हैव द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई डिफरेंट एंटीजन. ठीक है, एंड दिस फेलो हैज रेड. There is green, there is blue, there is red, and there is black. ठीक है? Is it clear? So once they have been differentiated, they would reach to the lymph node. ये lymph node बनाया मैंने, और lymph node के अंदर B cells भी है और अपनी T cells भी. Let's say अभी एक APC जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है. ठीक है, लेट्स से एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो था उसने क्या किया? उसने उसके जो मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स वाले प्रोटीन्स थे, उन्होंने क्या किया? एक बैक्टीरिया के फ्रेगमेंट्स किए. ठीक है, जो बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर एंटर हो गया था, उस बैक्टीरिया के फ्रेगमेंट्स कर दिए है, और उस फ्रेगमेंट्स को लेके वो कहां आएंगे? ब्लड में तो फ्लो कर ही रहे, बट दे वुड रीच टू दी स्प्लिन और दे वुड रीच टू दी लिम्फ नोड. ठीक है, और उसी के साथ में भी बैक्टीरिया भी अगर लिम्फ नोड में आ जाता है, बैक्टीरिया भी लिम्फ नोड में आ जाता है, क्या हो? ठीक है, बैक्टीरिया भी लिम्फ नोड में आ जाता है. ठीक है, तो अभी आप देखो, जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग, यहां पे मैंने ब्लैक दिखा रखा है. ठीक है, तो बैक्टीरिया भी आ गया मे बी अंदर. ठीक है, और उसके फ्रेगमेंट्स को भी एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल स्प्लिन में या फिर लिम्फ नोड में लेके आ गया. तो आप देखो, ये वाला जो रिसेप्टर है ना, ये वाला जो एंटीबॉडी जो प्रेजेंट है, ये तो इसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा. ये वाला बी सेल बाइंड नहीं कर पाएगा, ये वाला नहीं कर पाएगा क्योंकि ब्लू है, ये नहीं कर पाएगा क्योंकि रेड है.
टी सेल्स की बात करें तो ये ग्रीन वाला नहीं कर पाएगा, ये ब्लू वाला नहीं कर पाएगा, ये रेड वाला नहीं कर पाएगा। बस ये जो बी सेल है जिसके पास अपने ब्लैक ब्लैक दिखा रहे हैं ना, मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला जो एपिटोप होगा वो ही इसके साथ बाइंड कर पाएगा, ठीक है। तो ये बी सेल्स क्या करेंगे, ये बी सेल्स इस बैक्टीरिया के साथ या फिर ये एपीसी के साथ क्या हो जाएंगे, दे वुड बाइंड विद द एपीसी। मतलब मुझे अब याले बी सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसका जो एपिटोप है वो इसके साथ मैच नहीं होने वाला है। इसका एपिटोप मैच नहीं हो रहा है, इसका एपिटोप मैच नहीं हो रहा है, इसका एपिटोप मैच नहीं होगा, इसका मैच नहीं होगा, इसका मैच नहीं होगा। मतलब आई एम ओनली नीडिंग this particular B cell with this particular epitope and this particular, this is T cell, T cell with this particular epitope, ठीक है, समझ में आया। तो बाकी के जितने भी अपने B cells और T cells थे वो अपने काम के नहीं है। अब क्या होगा, अभी कितना, एक B cell है यहाँ पे, एक T cell है with a specific what, specific antigenic determinant या फिर specific epitope जो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया, पैथोजन या एंटीजन के साथ बाइंड हो रहा है। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अभी यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जितने भी नए सेल्स बन रहे थे इनका जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट था वो डिफरेंट था, बट अब इट हैज बीन आइडेंटिफाइड कि कौन सा वाला बैक्टीरिया या पैथोजन या एंटीजन एंटर हुआ वो अब यहाँ पे पता चल गया। तो अब क्या होगा, अब ये बी सेल जब प्रोलिफरेट करेंगे, ये बी सेल्स या टी सेल्स जब अपना नंबर बढ़ाएंगे, तो देखो ये ब्लैक ही है, तो अब क्या होगा, पहले अलग अलग एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स वाले बन रहे थे, अब क्या होगा, ब्लैक वाला है, तो अब क्या होगा, अब जितने भी बी सेल्स बनेंगे या जितने भी टी सेल्स बनेंगे, जितने भी बी सेल्स या टी सेल्स बनेंगे, ठीक है, वो कौन से वाले होंगे, दे वुड हैव दैट स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट और द एपिटोप जो क्या कर सके, जो इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या इस पर्टिकुलर एंटीजन से बाइंड कर सके। मतलब इनिशियली क्या हो रहा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स वर प्रोड्यूस्ड विच वर एबल टू आइडेंटिफाई different types of antigens, but अभी क्या होगा, once it has been identified, तो ये और ये इनका फॉर्मेशन नहीं होगा, बस स्पेसिफिकली जो स्पेसिफिक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है उसी का फॉर्मेशन होगा, वही नए सेल्स बनते जाएंगे और इस तरीके से क्या होगा, नंबर इनका बढ़ता जाएगा। एंड सम ऑफ द सेल्स नाउ दे वुड मॉडिफाई देमसेल्व्स एंड दे वुड फॉर्म द इफेक्टर सेल और सम ऑफ द सेल वुड फॉर्म दी मेमोरी सेल। आपको याद होगा बी सेल में दो टाइप थे, दी इफेक्टर सेल जो क्या करते थे, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते थे, एंड एम सेल जो मेमोरी को स्टोर करने का काम करते थे। द सेम गोज फॉर द टी सेल, वी वुड हैव द इफेक्टर सेल्स एंड वी वुड हैव द मेमोरी टी सेल्स। इज इट क्लियर? तो इनिशियल वाले टाइम में तो डिफरेंट सेल्स बनेंगे विद डिफरेंट एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, बट वंस इट इज फिक्स्ड, once the bacteria or the pathogen comes in contact with that B cell or T cell, फिर क्या होगा, फिर जब B cells और T cells proliferate करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे, तो स्पेसिफिकली उसी एपिटोप या फिर एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के साथ फॉर्म होते जाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? So some of the cell would become the effector cells, some of the cells would become the memory cells. So this is known as clonal selection. अभी क्या हो रहा है, सब क्लोन्स बनेंगे once the bacteria or the antigen is recognized. ठीक है, so I hope this is clear. काफी सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है, but if you have any doubts still you can drop me a message कि समझ नहीं आया what is clonal selection. तो एक इसको थ्योरी में लिख देते हैं, each B cell and T cell, each B cell and T cell bears on their surface receptors which receive
antigenic determinants और epitopes. जो मैंने आपको बताया, every one of the B cell and the T cell initially would be able to identify different types of antigens. ठीक है, so each B cell and T cell bears on their surface receptors which receive antigenic determinants or epitope specific to it. ठीक है, this was in the initial case, but after receiving the antigenic, once the antigen binds, after receiving antigenic determinants, once the antigen binds with the B cell and the T cells, after receiving the antigenic determinants or the epitopes, और दी एपिटोप, अब क्या होगा, दिस सेल डिवाइड टू फॉर्म क्लोन ऑफ सेल्स, है ना, क्लोन ऑफ सेल्स समझ में आ गया. तो इनिशियली जो सेल्स बन रहे थे दे वर हैविंग ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिटोप्स, अलग अलग एंटीजन को आइडेंटिफाई कर सकते थे, बट वंस the antigen is identified, once the antigen binds with the B cell and the T cell, फिर क्या होगा, जितने भी सेल्स बनेंगे B cell या T cell वो कौन से बनेंगे, उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए बनेंगे. ठीक है, so after receiving antigenic determinants, the epitope or the epitope this cells divide to form clone of cells. ठीक है, the cells are transformed, फिर क्या होगा, जैसे मैंने बताया जो नए सेल्स बनेंगे they are transformed into the effector cells. Cells are transformed into effector cells. That is antibody producing cells. एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स आप बोल सकते हो, एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. And all of them would have similar antigenic determinant or the epitope. ठीक है, this is known as clonal selection. This is called clonal selection, where each B cell and T cell is derived from, कहां से डिराइव हुआ है, एक ही से डिराइव हुआ है, डिराइव फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल. ठीक है, एक और पॉइंट अपन लिख देंगे, ये तो कौन से सेल बन रहे हैं, साइटोटॉक्सिक एंड एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल बन रहे हैं, बट इसके अलावा मेमोरी सेल्स का भी तो फॉर्मेशन होता है, मैंने लिखा है सम ऑफ दी बी सेल्स some cells transform into
मेमोरी सेल, ठीक है। सो दिस वाज नोन एज द क्लोनल सिलेक्शन। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो सेल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इफेक्टर सेल्स व्हिच आर गोइंग टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और द साइटोटॉक्सिक सेल जो क्या करेंगे, पैथोजन को मारने का काम करेंगे। द रेस्ट ऑफ द सेल्स वुड फॉर्म द मेमोरी सेल्स, बट इनका ओरिजिन क्या है? द ओरिजिन इज फ्रॉम द सेम सेल, इसलिए मैंने टर्म यूज किया क्लोन, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूं, अगर कंफ्यूजन है तो। अपन बी सेल को लेके चलते हैं। जब बोन मैरो में बी सेल्स बन रहे हैं तो उस टाइम पे हर एक बोन सेल, हर एक बोन मैरो सेल, जो नया बोन मैरो सेल बनेगा उसके पास डिफरेंट डिफरेंट एंटीजेंस को बाइंड करने की एबिलिटी होगी, ठीक है। तो लेट्स से ये ग्रीन, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इसके पास एक स्पेसिफिक एंटीजन को बाइंड करने की एबिलिटी है, मतलब इट वुड बी एबल टू बाइंड टू अ स्पेसिफिक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और द एपिटोप दैट इज प्रेजेंट विद द एंटीजन, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक एंटीजन को बाइंड कर रहा है, ये वाला बी सेल एक स्पेसिफिक एंटीजन को बाइंड करेगा, और ये वाला, ठीक है। मतलब इन सब का ओरिजिन तो कहां से हुआ है? इसी सेल से हुआ है ना, ठीक है। बट द मोमेंट द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल दे ब्रिंग द फ्रैगमेंट्स ऑफ द एंटीजन टू द बी सेल, लेट्स से वो जो फ्रैगमेंट है उसके साथ ये वाला पर्टिकुलर एंटीजन बाइंड करता है, ठीक है। ये जो एंटीजन है ये जाके बाइंड कर सकता है ये वाले एंटीबॉडी के साथ, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब ये सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ कौन से सेल्स बनेंगे? अब सिर्फ बनेंगे ये पर्टिकुलर सेल्स जो इस पर्टिकुलर एंटीजन को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर सम ऑफ द सेल वुड बिकम द इफेक्टर सेल एंड सम ऑफ द सेल वुड बिकम द मेमोरी सेल। इफेक्टर सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? इफेक्टर सेल दे वुड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज, they would start producing the antibodies, ठीक है। सिंपल एंड इजी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थियरी, ओके। क्लोनल सिलेक्शन अगर नहीं समझ में आती तो मुझे पूछ लेना फोन करके या व्हाट्सएप करके, ठीक है। बट आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज मैंने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में बात कर दी है और आप किस तरीके से एक्टिवेशन करते हो बी सेल और टी सेल का, इंटरल्यूकिन्स की मैंने बात करी, ठीक है। CD8+ रिसेप्टर्स होते हैं, तो CD8+ रिसेप्टर किसके पास प्रेजेंट होते हैं? टी किलर सेल के पास प्रेजेंट होते हैं, और वो बाइंड किससे करते हैं? वो बाइंड करते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो है दैट इज 1, ठीक है। MHC2 जो है विच इज फाउंड विद द मैक्रोफेज, वो किसके साथ बाइंड करते हैं? वो बाइंड करते हैं CD4+ रिसेप्टर दैट इज प्रेजेंट ऑन दी टी हेल्पर सेल, ठीक है। टी हेल्पर सेल इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस करते हैं जो एक्टिवेट करते हैं बी सेल्स एंड टी सेल्स को, और बी सेल्स और टी सेल्स इस तरीके से फिर फर्दर डेवलप हो गए, डिफरेंशिएट हो गए, और इफेक्टर सेल्स, प्लाज्मा सेल्स या फिर मेमोरी सेल्स में डिफरेंशिएट होते जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ द इम्यून सिस्टम वर्क्स। डन। सो आई होप द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इज क्लियर, ठीक है। MHC1, MHC2 इज क्लियर एंड द क्लोनल सिलेक्शन इज क्लियर। अगर यहां पे कोई एंटीजन होता जो इसके साथ बाइंड करता तो क्या होता? ये इसका फॉर्मेशन अब नहीं होता, सिर्फ ये वाले बी सेल्स का फॉर्मेशन होता जो स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड हो रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, अभी ये पूरा फिर नंबर बढ़ाता है ये सेल का, इसलिए क्लोन्स बनते हैं, इसके जैसे ही दूसरे सेल बनने वाले ना फिर जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, तो इसीलिए इससे क्या कहा जाता है? क्लोनल सिलेक्शन कहा जाता है, ठीक है। So I'll keep this much for this session. In the next lecture, we'll talk about more details regarding the chapter. If you have any doubt, drop me a message. ठीक है, नोट्स अच्छे से बनानी है और बनाने के बाद आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।